हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। जैसा कि हमने जहां जाना कि भाई थर्मल फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कैलोरीमेट्री, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, फिर हीट ट्रांसफर, और फाइनली आज जो बात होगी इट्स ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। पूरे थर्मल फिजिक्स से मैं कहूं तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अदर्स। क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल है, यहां से आएगा ही आएगा सवाल थर्मो से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थर्मो से सवाल ना आए। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसली लेंगे इस चीज को। क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? तो थर्मो में अभी हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आप हीट की बात करते थे, है ना, हीट की जब आप बात करते थे तो उसमें भी हम स्पेसिफिक हीट की बात करते थे, है ना। तो शुरुआत बिल्कुल स्पेसिफिक हीट से ही करेंगे। और सिस्टम और सराउंडिंग में आपको पता है यहाँ पे हीट का एक्सचेंज वगैरह होता था, तो वो सारी बातें अभी मैं सिस्टम सराउंडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। जस्ट थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम कंसीडर करते हैं इट्स ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता था हमने वो कंसीडर किया था जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ते थे। अब यहाँ पे गैसेस के स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ेंगे, तो बड़ा बस बेसिक सी बातें करना चाहता हूँ। कुछ टर्म्स लिखी जाती है बेटा, जैसे सीपी सीवी। तो बेटा दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल में कहीं ना कहीं काम आ जाती है बातें। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके अलावा बेटा एक रेशियो होता है सीपी और सीवी का, एडियाबेटिक कोएफिशिएंट गामा जो होता है इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक रिलेशन और आते हैं इनमें सीपी और सीवी में, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। ये बस कुछ बेसिक सी बातें, पहले इनको कंसीडर करते हुए चलना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरानी बातों से मैं रिकॉल करा देता हूं। सीवी के बारे में आप जानते होंगे, इट विल बी योर एफ आर बाई टू। जानते हो ना सीवी एफ आर बाई टू होता है, क्योंकि अभी ये देखो फॉर्मुलाज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से आ रही बातें, डेरिवेशन क्या थे उनके, ये सब चीजों पे भी कमांड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फॉर्मुला देखना जरूरी है बेटा। सीवी जो होता है वो एफ आर बाई टू होता है, एफ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, और आप जो आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है ना, उसको कंसीडर करेंगे। तो ये पहले तो कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें अगर पता है तो उसके बाद हम फिर आगे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बातों को और कंसीडर करते हैं। बेटा सबसे पहली चीज जो थर्मोडायनेमिक्स में आती है, सिस्टम और सराउंडिंग, वो पता ही आप लोगों को क्या होता है। मैं जो बात करूंगा लॉ से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ हम कंसीडर करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक सिस्टम है हमारे पास, अगर वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऑल्सो ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी दोनों भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एज पर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि बी के साथ क्या है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कोई है हमारा जो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। बेटा दोस्त का दोस्त क्या, इस आदमी का ये जो दोस्त है ये भी उसका दोस्त है, तो दोस्त के दोस्त जो आपस में होते हैं ये भी दोस्त होते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉ होता है। तो ये हमारा जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का। ये सारी बातें आपको पता है। इसके बाद जो अब हमारे मेन पार्ट आता है वो होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन वगैरह बनेंगे यहां से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेस्ड होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है बेटा। इसके हिसाब से अगर आप किसी बॉडी को हीट का सप्लाई करते हो तो वो उस हीट से क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा, और कुछ हीट को वो एज अ यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपने किसी बॉडी को हीट दी तो अब वो बॉडी क्या करेगी, उस हीट से कुछ वर्क करेगी, और कुछ हीट का वो यूटिलाइजेशन खुद के लिए करती है एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये चीज आप तभी कंसीडर करते हो जब एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कोई हीट का लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें यही बोलता है कि जो भी आपने हीट सप्लाई या जो आपने एनर्जी दी है, उस एनर्जी से जो सिस्टम होता है वो कुछ वर्क करता है और कुछ को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। इट्स वेरी कॉमन थिंग बेटा, जैसे आप लोगों के लिए होता है, जैसे आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, कुछ काम, अब खाना खाया तो एनर्जी मिल गई ना, तो एनर्जी मिल गई आप लोगों को। अब इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप लोग की मर्जी है, आप कैसे करो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, है ना। तो पढ़ाई की, वर्क किया, उसके बाद सो गए, इंटरनल एनर्जी इसके फॉर्म में सेव कर लिए। कुछ बच्चे होते हैं खाना खाने के बाद जोश में आ जाते हैं, सर अब बस चाय पीने जाएंगे कहीं पे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वर्क ही करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते उसको फिर। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसके हिसाब से हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो हीट सप्लाइड है किसी भी सिस्टम को, वो उससे वर्क करेगा सिस्टम,
और फिर कुछ पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर कर लेगा। ये बात फर्स्ट लॉ ने बोली थी, ठीक है। फर्स्ट लॉ में ही इसके एप्लीकेशंस में हम देखोगे तो कुछ प्रोसेसेस हमारे पास आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोसेस आता है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस वहां पे एप्लीकेबल होता है बेटा जहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट मीन समझ जाइएगा यहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं गैस की बेटा, अगर मैं बात करता हूं गैस की तो यहां पे PV इक्वल्स टू nRT वाली इक्वेशन बिल्कुल 100% वैलिड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। सो PV इक्वल्स टू nRT वाली इक्वेशन बिल्कुल वैलिड रहेगी। अब अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मेरे बच्चे, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। उस केस में बेटा P प्रोपोर्शनल होता है T के, उस केस में P अपॉन T करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। उस केस में P अपॉन T करोगे तो आपको वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इतनी सी बातें ध्यान रखिएगा। अब किसी भी प्रोसेस में अगर आप बात करो बेटा तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी। वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है बेटा यहाँ पे वो होता है P इंटू डेल्टा वी, जो वॉल्यूम में चेंज आया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम में जो चेंज आया। बट क्योंकि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा वी जो होता है वो जीरो हो जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा वी जीरो हो जाता है, तो उस केस में वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो बेटा अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करता हूं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होता है। उस केस में जो भी हीट आपने सप्लाई करी है, जो भी हीट आप सप्लाई करोगे बेटा वो सारी की सारी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो वो सारी की सारी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी मेरे बच्चे। सो हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, याद है कुछ? हाँ, ये तो पढ़ा था हीट का फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा। लेकिन मेरे बच्चे यहां पे हम मोल्स में बात करें क्योंकि गैस की बात हो रही है। गैस के लिए जब आप डिफाइन करते हो तो बेटा मोल्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो इसका हम यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। तो NCV dt इज इक्वल्स टू du। तो बेटा यहां पे du का एक फॉर्मूला बनता है NCV dt, du का फॉर्मूला बनता है NCV dt, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पे CV लिखा। बेटा CV का मतलब क्या होता है? इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, यही चीज जो मैं आपको बता रहा था CV इक्वल्स टू FR/2, वो यहां से आई है, ठीक है। जो रिलेशन मैंने आपको बताया था ना CV इक्वल्स टू FR/2, यहां से है। du, देखो यहां पे du आपके पास आया कितना? du जो हमारे पास आया इट विल बी NCV dt। बेटा आपको याद हो कैलोरी KTG में du के बारे में पढ़ा था NFR dt/2 NCV dt। बेटा n से n मर जाएगा, dt से dt मर जाएगा, CV हो जाता है FR/2। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, कुछ और बताया था क्या? ये तो रिलेशन बोला था, तो यहां से आया था रिलेशन, ठीक है। वही बोल रहा हूं कि इसके डेरिवेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। CV जो होता है FR/2 होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस केस में वर्क डन जीरो हो जाता है। हीट का जो होगा वो इंटरनल एनर्जी, जो भी आपने हीट दी सिस्टम को वो सारी की सारी उसने स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। बेटा जो हीट सप्लाई हम करते हैं, अगर गैस की बात करें तो N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर देता है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, N जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर देगा, एंड इट इज गिवन बाय NCV dt। बेटा CV यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में अंतर है। स्पेसिफिक हीट को छोटे c से लिखोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल C से लिख रहे हैं, तो अंतर समझ जाना। जब मोल्स की बात होगी तो मोलर वाला आएगा, जब मास की बात होगी तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट आएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पे प्रोसेस इक्वेशन जो बनती है बेटा वो बनती है P/T कांस्टेंट। ये देखो ये प्रोसेस इक्वेशन है इसकी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे आप देख सकते हो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। बेटा गैस ने जो भी वर्क डन किया होगा वो जीरो होगा बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय du which is equals to NCV dt and heat supplied to a gas by the first law of thermodynamics becomes this one बेटा।
तो जो भी आप गैस को हीट सप्लाई करते हो वो सारी के सारी वो गैस क्या करती है, यूटिलाइज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। जो भी हीट आपने गैस को प्रोवाइड कराई वो उसने सारी की सारी कर ली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस। देखो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अभी यहाँ पे यूजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले यूज में हमने आइसोकोरिक प्रोसेस को पढ़ा जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। ये इक्वेशन काम की है P बाई टी वाली, वर्क डन 0 होता है, डी क्यू डी यू के बराबर होगा और डी क्यू की जगह एनसीवी डी टी जो कि डी यू के बराबर आ रहा था। लिख ली सारी बातें बेटा। इसके बाद अगले प्रोसेस पे बढ़ते हैं जो कि होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। बेटा आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स द कांस्टेंट इन द केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब मैं फिर से अपने आइडियल गैस इक्वेशन पे लेके जाता हूं कहानी को, और अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से बात करूं तो एनआरटी, बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो इस केस में V प्रोपोर्शनल होता है T के, सो V अपॉन T इस केस में हो जाता है कांस्टेंट। तो ये तो बेटा इक्वेशन बन गई। तो अगर आपको V अपॉन T कांस्टेंट दिख जाए तो आप क्या कहोगे कि इट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आपको कहीं पे V अपॉन T कांस्टेंट दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। बेटा तो आइसोबारिक प्रोसेस में इक्वेशन जो बनती है वो V अपॉन T कांस्टेंट वाली बनती है। बेटा V अपॉन T कांस्टेंट है, प्रेशर यहां पे कांस्टेंट रहेगा। इस केस में जो वर्क डन बनता है बेटा, वर्क डन कितना मैंने बताया था आपको, P इंटू डेल्टा V होता है। बेटा किसी भी गैस पे जो आप वर्क करते हो या गैस जो वर्क करती है वो होता है P इंटू डेल्टा V, इट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो बेटा यहां पे लिखेंगे P इंटू डेल्टा V की जगह V फाइनल माइनस V इनिशियल या V2 माइनस V1 कह सकते हैं। बेटा यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि आप देखिए P इंटू V था, है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NR इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल। सो P इंटू डेल्टा V को NR इंटू डेल्टा T भी लिखा जा सकता है। तो वर्क डन के यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं, NR डेल्टा T या फिर P इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन के बेटा इस केस में दो फॉर्मूले बनेंगे, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। बार बार बोल रहा हूं, इट इज द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, नॉट बाय यू। दो चीजें होती है बेटा इसमें, एक तो वर्क डन बाय गैस होता है और एक वर्क डन बाय अस होता है। तो ये क्या निकाला हमने, वर्क डन बाय द गैस निकाला है इस केस में, ठीक है। इस केस में इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, सो इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय एनसीपी डीटी। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी एनसीपी डीटी, वेयर सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक एट द कांस्टेंट प्रेशर। सो यहां पे एनसीपी डीटी वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड जो हो जाएगी बेटा एनसीपी डेल्टा टी हो जाएगा। वर्क डन यहां पे आप एनआरडी या फिर पी इंटू इसके फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। एनसीपी डीटी जो होता है ये प्लस जो वर्क डन होगा इट इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड। सो हीट सप्लाइड जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, ये वाला पार्ट प्लस, रुको एक मिनट, प्लस का वर्क डन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो, प्लस का W। क्लियर है ये बातें, चलो क्या वो स्लाइड खिसक गई थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, क्लियर है ये बातें, लिख लो जल्दी से इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारे पास जो आता है वो होता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में फिर से आइडियल गैस इक्वेशन से आप सारी बातें डिफाइन करेंगे। सो PV इक्वल्स टू nRT से बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो उस केस में PV कांस्टेंट हो जाता है। ये आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट दिख जाए तो समझ जाना आइसोथर्मल की बातें कर रहा है। उस केस में बेटा वर्क डन जो होता है P इंटू डेल्टा V रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर इसमें। लेकिन अगर टेम्परेचर का चेंज, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में जो चेंज होगा क्या वो जीरो हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर में जो चेंज है वो जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो होगी बेटा NCV डेल्टा टी, या फिर यही तो लिखते थे आप, अरे NCV डेल्टा टी, या फिर आपने लिखा था NCP डेल्टा टी। अरे मेरे नादान बच्चे, अगर यहाँ पे NC डेल्टा टी लिखा तो डेल्टा टी तो जीरो हो गया। तो बेटा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है इंटरनल एनर्जी उस केस में जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी जीरो होने का मतलब यह है कि जितनी भी हीट आपने सप्लाई करी वो सारी की सारी यूटिलाइज हुई वर्क में। तो जितनी भी हीट आप दोगे वो सारी की सारी वर्क में यूटिलाइज होगी बेटा, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगी, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है।
तो जो भी आपने हीट दी वो सारी वर्क के फॉर्म में स्टोर होगी एंड द वर्क डन इज गिवन बाय nRT ln v2 by v1। बेटा यहाँ पे v2 जो होता है फाइनल वाला वॉल्यूम हो जाएगा, v1 जो होता है इनिशियल वाला वॉल्यूम होता है। ln को log बेस 10 के फॉर्मेट में लिखना है तो 2.303 nRT log बेस 10 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो मेरे बच्चे। एक तरीका ये हो गया। अच्छा और तरीके बताता हूं आप लोगों को। nRT की जगह p इंटू वी भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहां के लिए pv कांस्टेंट है बेटा, यानी कि मतलब p इनिशियल v इनिशियल बराबर होगा p फाइनल v फाइनल के। तो आप कुछ भी लिखिए बेटा, इनिशियल इंटू फाइनल लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो nRT जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा p इनिशियल v इनिशियल के, यही बराबर भी होगा p फाइनल v फाइनल के। तो देखो यहां पे इन्होंने यही किया है। वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln v2 by v1 था बेटा, तो nRT की जगह उसने p1 v1 लिख दिया। अब p1 v1 p2 v2 के भी बराबर होता है, क्योंकि ये वहां पे देखिए आप तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो nRT हो जाएगा कांस्टेंट जो कि p1 v1 या फिर p2 v2 के बराबर होता है। तो nRT की जगह p1 v1 लिख सकते हैं या फिर nRT की जगह p2 v2 भी लिख सकते हैं, तो इससे हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा और मॉडिफिकेशंस करने हैं तो बेटा यहां से कर सकते हो, p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। तो मेरे बच्चे यहां से v2 अपॉन v1 की जगह क्या मैं p1 अपॉन p2 लिख दूं तो चलेगा क्या? कोई गलती तो नहीं करेंगे ऐसा करने से? तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो v2 अपॉन v1 था इसकी जगह p1 अपॉन p2 भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन सकती है nRT p1 by p2, p1 v1 ln p1 by p2 या p2 v2 ln p1 by p2। तो बेटा कोई सा भी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप वर्क का कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, इससे आपको आंसर मिलेगा। दीज आर द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस हम नेगेटिव लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप देख लेना, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट सम नेगेटिव वैल्यूज। सो ये वर्क डन बाय द गैस है बेटा, ये सारी क्या है? वर्क डन बाय द गैस है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने डिफाइन किए बातें। अच्छा इसके बाद एक और आता है बेटा जिसमें हम कंसिडर करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो बेटा अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पीवी का पावर गामा होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। तो हीट सप्लाई यहां पे जीरो हो जाती है, ठीक है। हीट सप्लाई और टेकन बाय द सिस्टम इज जीरो, दैट इज द सिस्टम इज वेल इंसुलेटेड सो दैट नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो प्रॉपर इंसुलेटेड, जैसे थर्मस होती है, थर्मस आपने देखा होगा पूरे तरीके से प्रॉपर्ली इंसुलेटेड होता है, ना तो कोई बाहर से हीट अंदर जा सकती है ना तो अंदर से कोई हीट बाहर आ सकती है। थर्मोफ्लास्क नाम सुना है थर्मस का? हाँ, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वहां पे। वहां पे अगर आप देखोगे तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या है बेटा, ना तो अंदर से कोई हीट बाहर जाती है ना बाहर से कोई हीट अंदर आती है। ऐसे प्रोसेसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का कोई भी चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का कोई भी चेंज नहीं होगा। बेटा हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे प्रोसेस की इक्वेशन बनती है पीवी का पावर गामा कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक के लिए होता है बेटा। डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट में चेंज हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा बेटा। इस केस में इंटरनल एनर्जी को लिखा जाएगा एनसीवी डेल्टा टीटा या फिर एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज एनसीवी डेल्टा टीटा या फिर एनआर डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा बेटा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर आप इसको NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा लिख सकते हो। तो ये वर्क डन के फॉर्मूले भी आपको कंसीडर करने हैं, इसके अलावा नहीं है और कुछ इसमें, ठीक है। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में सारी बातें देखी है कि भाई क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना। फिर उनका रेशियो भी निकाला। गामा आ रहा था बेटा, गामा क्या है? एडियाबैटिक कोएफिशिएंट है ना, एडियाबैटिक में ही आता है क्योंकि ये सो गामा का रेशियो निकाला, सीपी बाय सीवी होता है। सीपी बाय सीवी का हमने रिलेशन निकाला, दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आवर मेयर्स इक्वेशन कहते थे, उसको याद हो आप लोगों को। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, जीरोथ लॉ को पढ़ा। जीरोथ लॉ बोलता है कि भैया अगर हमारे पास तीन सिस्टम है और एक सिस्टम इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमारा जीरोथ लॉ कहता था। अच्छा फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर आपने किसी सिस्टम पे एनर्जी दे दी, किसी सिस्टम को अगर आपने एनर्जी दे दी तो इस एनर्जी से वो सिस्टम वर्क करेगा और कुछ एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टोर कर लेगा। चलो भाई, स्टोर करने वाली बात इंटरनल एनर्जी को चेंज करने से है वहां पे, ठीक है। तो गैस की इंटरनल एनर्जी बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, तो ठीक है वो वहां पे हम उसको कंसिडर करते हैं, पर अभी इतना नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमने चार प्रोसेसेस पढ़े बेटा जो कि फर्स्ट लॉ में ही आते हैं बेसिकली।
तो फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है इन चारों इक्वेशंस में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फिर हमने पढ़ा आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिर आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंड देन वी हैव दिस एडियाबेटिक जिसमें हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली हमने उसमें वर्क डन भी निकाल लिया, अकॉर्डिंगली हमने उसमें इंटरनल एनर्जी भी निकाली और सारी चीज हमने प्रॉपर्ली फाइंड की वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। फिर उसके बाद बेटा हीट इंजन की बात करते हैं, वो कार्नोट इंजन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्नोट इंजन के लिए कहा जाता है कि भाई अभी तक का मोस्ट एफिशिएंट इंजन है, तो इसकी एफिशिएंसी वगैरह की बातें की जाती है। तो बेटा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को अगर आप डिफाइन करोगे तो इट विल बी 1 माइनस T2 बाई T1। बेटा T1 जो होता है वो होता है सोर्स का टेम्परेचर, T2 होता है सिंक का टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक सोर्स लगाया होता है जो कि हायर टेम्परेचर पे है, यहाँ एक सोर्स होता है मेरे बच्चे जिसका टेम्परेचर T1 होता है, यहाँ पे इंजन होता है ये, और यहाँ पे एक सिंक होता है जिसका टेम्परेचर T2 रहेगा। सिंक हमारा लोअर टेम्परेचर पे होता है, सोर्स हमेशा हायर टेम्परेचर पे होता है। बेटा ये जो इंजन है हमारे पास, ये जो इंजन है इसका काम क्या है कि वो सोर्स से एनर्जी लेता है, उस एनर्जी से वो कुछ वर्क करता है और फिर बची हुई एनर्जी को वो सिंक में भेज देता है, ऐसी बातें बोली जाती है। तो यहाँ पे कार्नोट इंजन को हमने बनाया, कार्नोट इंजन में बोला भैया एक ऐसा इंजन जो कि जिसके पास दो चीजें, एक तो सोर्स और एक सिंक। सोर्स होता है हायर टेम्परेचर पे, सिंक होता है लोअर टेम्परेचर पे। इंजन का काम क्या है कि वो सोर्स से एनर्जी लेता है, वर्क करता है और बची हुई एनर्जी को सिंक में भेज देता है, ठीक है। तो जैसे कि अपने बाइक में होता है बेटा, कैसे होता है बाइक में, वो इंजन क्या करता है, एनर्जी कहां से लेता है, सोर्स पेट्रोल से, और सराउंडिंग क्या है, सिंक हो जाता है जिसमें वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है फिर, है ना। अरे अपनी गाड़ी भी तो ऐसे काम करती है, इंजन होता है, पेट्रोल से एनर्जी लेता है, उससे चलता है, फिर उसके बाद जो बची हुई एनर्जी होती है उसको हीट के फॉर्म में निकाल देता है, किसमें, सिंक में, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है, सिंक का टेम्परेचर T2 होता है मेरे बच्चे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर हम डिफाइन करें, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे W बाई Q होता है, W डिवाइड बाई Q1। जितनी एनर्जी उसने ली उसके हिसाब से कितना वर्क करता है वो हमें चेक करना होता है। W वर्क किया उसने, एनर्जी उसने Q1 ले ली, तो यहां से एफिशिएंसी आती है। अगर हमारे पास बाय चांस ऐसा हो जाए, इफ W इक्वल्स टू Q1, तो बेटा उसमें एफिशिएंसी जो होती है वो 1 हो जाती है, यानी कि 100% हो जाती है। और ऐसी चीज सिर्फ और सिर्फ आइडियली पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसी चीज कभी नहीं होती बेटा। ऐसी कोई भी इंजन अभी तक नहीं बना जिसमें कि जितनी एनर्जी दोगे उतना ही काम कर दे वो, है ना, जितनी एनर्जी दे दी उतना ही काम कर दे, ऐसा कोई इंजन नहीं बना। हर इंजन की एक टेंडेंसी है कि जब आप उसको कुछ एनर्जी देते हो तो उसमें से वो कुछ एनर्जी का यूटिलाइज करता है वर्क करने में और कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पे भी यही बात है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ये बात भूल जाओ, ये सिर्फ आइडियली पॉसिबल है। इसलिए मतलब एफिशिएंसी की जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो 1 से तो कम ही होती है, ठीक है। ईटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, ईटा से बोलते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे बच्चे यहाँ पे एक और रिलेशन बनाते हैं हम लोग। W को देखो, इधर देखो, W को क्या लिखोगे बेटा, तो W को लिखा जाता है Q1 माइनस का Q2। W को क्या लिखा जाता है, Q1 माइनस का Q2। सो W को लिखा जाता है Q1 माइनस का Q2। इसको यहां पुट करेंगे तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनता है मेरे बच्चे, ये बनता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। इट विल बी 1 माइनस का Q2 बाय Q1। सो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ये हो गया 1 माइनस का Q2 बाई Q1। अपार्ट फ्रॉम दिस एक फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 आपको पता ही है, इसको कंसीडर करना है बस, ठीक है। तो ये तो कार्नोट इंजन की बात हुई है, हीट इंजन की बात हुई है। इसी में बेटा अगला पार्ट आता है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का काम इतना होता है कि वो क्या करता है, रेफ्रिजरेटर सर, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठंडा टेम्परेचर मेंटेन करता है अंदर, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती, वर्क करना पड़ता है उस पर। तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं बेटा, तो रेफ्रिजरेटर में भी क्या हुआ, यहां पे हमारे पास हायर टेम्परेचर है T1 पे, फिर यहां पे रेफ्रिजरेटर होता है हमारे पास, और एक ये लोअर टेम्परेचर। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि वो ठंडी चीज मेंटेन करके रखे। तो उसका काम क्या है, सिंक का जो टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर, उसको मेंटेन करे, उसको कम रखे। तो वो उसके लिए क्या करेगा, सिंक में से हीट और निकालेगा। उसने क्या किया बेटा, सिंक में से हीट निकाली। अब सिंक में से हीट निकालने के लिए हमें इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा जिससे कि वो सिंक से हीट निकाले और यहां पे सराउंडिंग में भेज दे।
अब इस केस में अगर हम बात करें एफिशिएंसी, तो भाई रेफ्रिजरेटर के लिए एफिशिएंसी नहीं बल्कि डिफाइन किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्कोप, ठीक है। तो यहां पे हम स्कोप की बात करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इट इज गिवन बाय भाई कितनी हीट, कितना तुमने वर्क किया W, उससे उसने सिर्फ Q2 हीट निकाला, सो Q2 बाय W इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। डायग्राम से देखने पे पता चलता है बेटा कि W का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय Q1 माइनस का Q2, तो हमने यहां पे लिखा, सो इट कैन बी फर्दर रिटन एज Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस का Q2। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा सुनो, ये लोअर टेम्परेचर वाला यहां से वो क्या करता है, जो भी हीट होती है उसको निकाल के इसको ठंडा रखता है, जहां पे तुम अपना खाना रखते हो फिर ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हो, और ये फ्रिज के पीछे वाला पार्ट होता है जहां पे वो हीट निकालता रहता है। सो अगर यही चीज मैं टेम्परेचर के टर्म्स में लिखूं, सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी आल्सो रिटन एज T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। बेटा T2 जो है लोअर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, T1 हमारे हायर टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लोअर टेम्परेचर वाली बातें हैं, सो ये हो जाएगा लोअर टेम्परेचर पे T2 और यहां हायर टेम्परेचर पे T1, हायर टेम्परेचर पे हम डिनाइन करते हैं इसको T1। सो ये रेफ्रिजरेटर के लिए भी कहानी हो गई, इसको भी लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? चल भाई बहुत बढ़िया। बाकी यार वो कर्व वगैरह जानते हो ना कि अगर P वर्सेस V का ग्राफ बनाने के लिए बोले तो कैसे अलग अलग प्रोसेसेस के लिए ग्राफ बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लेते कुछ कि कैसे सवाल थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए थे। किया नोट? चलो भाई सवाल देख लेते कुछ। पहला सवाल जो हमसे बोलता है, द प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ अ डायएटॉमिक गैस चेंजेस एडियाबेटिकली from PD to P dash D dash, and if D dash upon D is 32 then the P dash upon P should be better। भाई पहली बात तो एडियाबेटिकली यहाँ पे जो प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो रही है, गैस कौन सी, डायएटॉमिक है। बेटा एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन पता है आप लोगों को? एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन तो होता है PV का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो PV का पावर गामा इक्वल्स टू P डैश V डैश का पावर गामा। बट द पॉइंट इज कि हमें गामा ही नहीं पता, क्या करें सर? इसके लिए उसने आपको हिंट दिया। आपको याद है गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक रिलेशन होता है कि गामा इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है। गामा जो होता है वो होता है 1 + 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरे बच्चे एक बात बताइए, यहां पे गैस कौन सी है? डायएटॉमिक गैस। भाई डायएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो यहां पे पुट किया, सो गामा बनेगा 1 + 2/5 यानी कि 5 + 2 7/5। तो बेटा गामा का वैल्यू बनता है 7/5। ठीक है सर। अच्छा एक आध चीज यहां पे मैं बता देता हूं सर, ये डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, और ये तो वॉल्यूम है। भाई डेंसिटी की बात कर रहा है और यहां पे वॉल्यूम है, तो क्या मैं लिखूं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम? थोड़ी देर के लिए मास को भूल जाओ तो क्या डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? तो यहां से जो आप वॉल्यूम के लिए कर रहे थे, क्या वैसा ही कुछ काम डेंसिटी के लिए भी करें? तो P अपॉन D का पावर गामा इक्वल्स टू P डैश डिवाइड बाय D डैश का पावर गामा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वॉल्यूम जो था वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वॉल्यूम की जगह 1 अपॉन डेंसिटी लिख दिया मैंने, यहां पे भी 1 अपॉन डेंसिटी लिख दिया। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे P डैश अपॉन P चाहिए, तो ये D डैश डिवाइड बाय D का होल पावर गामा इक्वल्स टू P डैश अपॉन P हो जाएगा। मेरे बच्चे D डैश अपॉन D 32 है ये, सो इट कैन बी रिटन एज 32 का होल पावर गामा इक्वल्स टू P डैश डिवाइड बाय P। बेटा गामा कितना है? 7/5, तो 32 का पावर 7/5 इक्वल्स टू P डैश अपॉन P। 32 का पावर 1/5 का होल पावर 7 इक्वल्स टू P डैश अपॉन P। बेटा 32 का पावर 1/5 क्या होता है पता है? नहीं पता? नहीं पता, 2 होता है बेटा, है ना। सो ये बन जाएगा 2 का पावर 7 इक्वल्स टू P डैश अपॉन P। बेटा 2 का पावर 7 जो होता है वो होता है 128। सो यहां से रेशियो आपका जो बनता है वो 128:1 का बनता है। बेटा देखो 2 का पावर 5 करोगे तो 32 मिलेगा, ठीक है। तो 32 का पावर 1/5 करोगे तो 2 मिलेगा। 2 का पावर 7 128 होता है। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसमें।
क्लियर रहेगी बातें सभी को? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोलता है, अ सिलेंडर विद द फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ 67.2 लीटर कंटेन्स द हीलियम गैस एट एसटीपी, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 20 डिग्री। भाई कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री? बेटा यहां पे आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ 67.2 लीटर, मतलब वॉल्यूम फिक्स करके रखा है इन्होंने। सिलेंडर विद द फिक्स्ड कैपेसिटी ऑफ 67.2 लीटर, मतलब वॉल्यूम फिक्स कर दिया। वॉल्यूम फिक्स करने के केस में आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, वर्क डन 0 हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज, बेटा इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। इंटरनल एनर्जी बोले तो NCV डेल्टा T। कितने टेम्परेचर का चेंज करना है? 20 डिग्री का। क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत है? बेटा जब टेम्परेचर चेंज होगा तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 20 भी लिख सकते हो। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स? सर वॉल्यूम दे रखा है मुझे, तो 67.2 डिवाइड बाय एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 होता है आई थिंक। अरे भाई साहब एसटीपी पे वॉल्यूम पता ना 22.4 होता है। सीवी की जगह FR/2 लिखूंगा और यहां लिखूंगा डेल्टा टी की जगह 20। मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम FR/2 होता है। बेटा यहां पे गैस कौन सी है? हीलियम गैस है, और हीलियम गैस तो आप भी जानते हो किस टाइप की होती है। हीलियम गैस कैसी होगी बेटा? He प्लस का 1 या प्लस का 2? He जो होगा वो प्लस का 1 होगा या प्लस का 2 होगा? तो पहले चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। मेरे हिसाब से हीलियम जो बनती है बेटा वो प्लस का, क्या मोनोएटॉमिक गैस होती है ना He, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही बनेगा इसका। अरे हीलियम क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 होगा। लिखो यहां पे, सो Q का वैल्यू जो बनता है इट इज गिवन बाय, बेटा ये कितना बन रहा है? 224। देखो पहली बात तो पॉइंट हटाया, सब खत्म हो गया। अब 224 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 4 जा 12 होते हैं, 3 2 जा 6 7 बनता है, 3 2 जा 6 बनता है। क्या बात है सर? 224 3 जा 672 हो गया। तो यहां पे 3 इंटू F की जगह पे भी 3 पुट कर रहा हूं, R की जगह पे 8.31 पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20। बेटा 2 10 जा 20 होते हैं, यहां पे 3 3 जा 9 होते हैं। हीट का वैल्यू बनेगा 9 इंटू 8.31 इंटू 10। बेटा इसको सॉल्व किया, अपॉन में 100 आया, एक 0 से 0 मर गया। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 73 74 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 747.9, अप्रोक्सीमेटली 748 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे हो बात को? डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। हीलियम मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, उसके लिए 3 पुट किया और उसके बाद हमने सॉल्व किया एंड वी गॉट द आंसर ऑफ 748 जूल, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। लिख लीजिए इसको भी जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े अपने अगले सवाल की ओर आए। लिखा सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोलता है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T. Consider only the translational and the rotational mode, the total internal energy of the system. बेटा इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इट विल बी योर NCV डेल्टा T। अगर अच्छे से लिखे NFR डेल्टा T अपॉन 2। ठीक है, तो अगर मैं टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इसमें क्या होगा? एक बार तो हम किसके लिए बात करेंगे? ऑक्सीजन के लिए, और एक बात हम बात करेंगे आर्गन के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन के लिए इंटरनल एनर्जी निकाल लेता हूं। ऑक्सीजन के लिए डेल्टा UO से डिनोट किया मैंने, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। ऑक्सीजन के कितने? 3। ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अरे O2 होता है ना, RT अपॉन 2, सो इट विल बी 15 RT अपॉन 2। ठीक है, अब यही बात मैं आर्गन के लिए कर लेता हूं। डिग्री ऑफ किसके लिए? आर्गन के लिए। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा डेल्टा U AR। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे बच्चे? उस केस में नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना है इसका? आर्गन, ओ सॉरी, आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स 5 थे। 5 इंटू 3 RT बाई 2। बेटा इसको भी सॉल्व किया, 15 RT बाई 2 आ रहा है। सो ऑक्सीजन के लिए भी इंटरनल एनर्जी पता चल गई, आर्गन की भी पता चल गई। टोटल मांग रहा है वो, टोटल इंटरनल एनर्जी। तो ऑक्सीजन वाली
प्लस आर्गन वाली, ऐड किया, आंसर बनेगा बेटा 15 RT। आंसर क्या बनेगा इसका? 15 RT, जो कि यहां पे दिख रहा है डी ऑप्शन में। चलो ये तो एक उसका था, KTG में भी आया था ऐसा सवाल है ना। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, क्लियर रहेगी सारी बातें। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, देखो प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा अच्छे आए थे, वो मैं कराना चाहता हूं आप लोगों को, पर उससे पहले और भी सवाल देख लो यार, ऐसा थोड़ी कि पिक्चर यहीं पे खत्म होगी लगे। हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, बेटा हाफ मोल है आइडियल मोनोटॉमिक गैस के, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हाँ। सो ये क्वेश्चन 4th हो जाएगा अपना, लेट मी करेक्ट इट, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4th। हाफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस, half mole of an ideal monatomic gas is heated at a constant pressure of 1 atm from 20 degree to 90 degree. Work done by the gas is close to, बेटा work done by the gas बताना है, constant pressure की बात हो रही है, constant pressure पे work done by the gas P into delta V can be also written as NR into delta T. Number of moles half, R का वैल्यू 8.31 इंटू डेल्टा टी कितना, 90 माइनस का 20, 70 डिग्री। चलिए भाई 35 इंटू 8.31, सो 8.31 इंटू 35, 5 1 5, 5 6 15, 8 5 40, 41, 3 1 3, 3 6 9, 8 3 24, 5 3 8 10 5 2, so it will be your 250.85, 250.85। गलत लिख दिया क्या मैंने? अरे कैलकुलेशन में मिस्टेक। 5 3 8 9 1 10, 4 4 8 1 9, हाँ अब सही है। सो इट विल बी 290.85, 290.85 प्यार से लिखा जाएगा 291 जूल, जो कि मुझे मिल रहा है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो बड़ा हलवा सा सवाल था, खैर एनीवेज कोई बात नहीं, लिख लीजिए इसको फिर भी आप लोग। चलिए भाई हो गया। अब हम आ जाए अपने प्रीवियस ईयर सवाल पे। प्रीवियस ईयर सवाल में पहला सवाल जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया था, इन द थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर। यार ये तो थ्योरी वाला सवाल था, हम भी जानते हैं हीट एंड वर्क बोथ आर, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। मेरे बच्चे पाथ फंक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तभी तो आप निकालते हो ना वर्क डन एरिया अंडर द कर्व करके, पाथ फंक्शन है बेटा वो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अरे यार निकालते नहीं हो क्या साइक्लिक प्रोसेस में? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जब आप इसको लिखते हो तो वर्क डन को कैसे लिखते हो? एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द लूप लिख लो या एरिया अंडर द लूप लिख लो, पूरा कुछ भी लिख लो। तो वो लूप जो बनता साइकिल में बनती उसका एरिया निकालते थे, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप है ना। हाँ अब सही है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप जो एरिया एनक्लोज कर रहा है उसके लिए। तो वही बात है यार, वही बात है इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क ऑन पाथ फंक्शन। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 2021 में फिर से पूछा गया, अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 400 केल्विन एट 800 केल्विन हैज अ वर्क आउटपुट ऑफ 1200 जूल पर साइकिल। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल। बेटा अमाउंट ऑफ हीट जो कि सप्लाई की गई है, मतलब Q1 याद है आपको, हम यहां लिखते थे ऐसे, ये T1 टेम्परेचर पे सोर्स होता था, यहां इंजन होता था, यहां पे सिंक होता था T2 टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, यहां पे W वर्क किया जाता था, और जो हीट प्रोवाइडेड इनपुट होती थी वो Q1 थी, और जो हीट यहां पे रिलीज किया जाता था वो Q2 था। याद आया कुछ? चलिए भाई, तो यहां पे क्या बोला गया है बेटा, T1 T2 दे दिया आपको। T1 जो है वो 800, T2 जो है वो है 400, जो वर्क आउटपुट W है वो 1200 है। Q1 पूछ रहा है आपसे क्या होगा, वर्क डन जो है बेटा 1200 जूल हो जाएगा। यहां पे T1 जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा 800, और T2 जो हो जाएगा वो 400। T1 800 केल्विन, T2 400 केल्विन। कर सकते हैं इसको हम सॉल्व? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस का T2 बाई T1,
एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस का 400 बटा 800 1/2, एफिशिएंसी 1/2 आई। यही एफिशिएंसी जो है मेरे बच्चे बराबर होती है किसके, W डिवाइड बाय Q1 के। तो बेटा Q1 जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ W हो जाएगा, सो इट विल बी 2 इंटू 1200, यानी कि जो हीट निकाली गई थी वो थी 2400 जूल की। वैसे भी समझ आता है, हाफ एफिशिएंसी का मतलब जितना वर्क किया उसके डबल, हाफ एफिशिएंसी का मतलब जितना वर्क किया था उसका डबल उसने इनपुट लिया था। सो 2400 जूल इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कर लो भाई नोट, 2021 का सवाल था फिर भी। चले भाई बढ़े आगे, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, द पीवी डायग्राम ऑफ अ डाई एटॉमिक आइडियल गैस सिस्टम गोइंग अंडर द साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज। बेटा गामा 1.4 ले लेना, वर्क डन बताना है एडियाबेटिक प्रोसेस में। पहली बात तो आपको यह देखना जरूरी है कि इनमें से कौन कौन से प्रोसेस बन रहे। सर जी देखो, ए से लेके जब हम बी पे गए तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात हो रही है ना, ए से बी जाते टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट था। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस था। ए से बी गए तो आइसोकोरिक प्रोसेस था क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था उसमें। फिर जब मैं बी से सी गया तो बी से सी मुझे मिला आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों आइसोबारिक मिला, क्योंकि यहां पे प्रेशर कांस्टेंट था। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। उसके बाद जब मैं सी से डी पे गया तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो बट कंप्रेशन कौन सा, एडियाबेटिक वाला कंप्रेशन हुआ इसमें, एडियाबेटिक वाला कंप्रेशन हुआ है बेटा इसमें। एडियाबेटिक में क्या होता है आपको पता है, हीट जीरो होती है ना, हाँ बिल्कुल। सो यहां पे एडियाबेटिक कंप्रेशन सी से डी में हो रहा है, और फिर से जब मैं डी से ए में आता हूं तो यहां पे बेटा आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है फिर से। आइसोबारिक में आप भी जानते हो प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में आप जानते हो प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पर सवाल जो पूछा है वो बोलता है वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस तो मुझे सी से डी में दिख रहा है सिर्फ, एडियाबेटिक प्रोसेस तो मुझे सी से डी में दिख रहा है सिर्फ। और बेटा जब सी से डी में एडियाबेटिक दिख रहा है तो सी पे हमारा इनिशियल प्रेशर, सी पे हमारा इनिशियल वॉल्यूम, डी पे हमारा फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम बनेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन आप डिफाइन करते हो, इट इज गिवन बाय वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का गामा। ठीक है, सॉल्व किया। फाइनल वाला बेटा D पे है, तो फाइनल वाला D पे प्रेशर कितना है 200। D वाले पॉइंट पे इनिशियल वॉल्यूम था 3। बेटा इनिशियली कहां थे, C पॉइंट पे थे। C पॉइंट पे प्रेशर कितना है 100 और वॉल्यूम कितना है 4 अपॉन बेटा 1 माइनस का 1.4। गामा का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1.4। 3 2 6 और ये 4, तो 600 माइनस का 400, 600 माइनस का 400 बटा 0.4, वो भी माइनस में क्योंकि 1 माइनस 1.4 0.4 होता है। सॉल्व किया तो इट विल बी 200 माइनस का 200 डिवाइड बाय 0.4, इट विल बी माइनस का 500 जूल इज द वर्क डन बेटा। तो यहां पे वर्क डन हमें मिला है माइनस का 500 जूल, जो कि ए ऑप्शन में मिल रहा था। इट विल बी योर माइनस का 500 जूल जो कि ए ऑप्शन में मिल रहा है। सी से डी एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, हम इसी को कंसीडर करेंगे बेटा। हम बाकियों को क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में ही वर्क डन बताइए आप लोग। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन बताया माइनस का 500 जूल। क्लियर रहेगी सारी बातें, समझते हो ना तुम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर is separated by a piston in such a way that the entropy of one part is S1 and that of the other part is S2, given that S1 is greater than S2. If the piston is removed, the total entropy of the system। बेटा यार सीधी सी बात है, एक चैम्बर आपको दे दिया जिसमें इसको हमने सेपरेट कर रखा है बाय अ पिस्टन। चैम्बर को हमने सेपरेट कर रखा था बाय दिस पिस्टन। यहाँ पे एंट्रोपी S1 थी, यहाँ पे एंट्रोपी S2 थी। अभी मैं पिस्टन को रिमूव कर दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के जो थे, यहाँ पे कुछ मान लो N1 नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो अगर मैं पिस्टन को रिमूव कर दूं तो ये गैसेस आपस में मिल जाएगी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N1 प्लस N2। तो बेटा उस केस में एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। अरे बताओ भाई, इस केस में जो टोटल एंट्रोपी बनेगी क्या वो S1 प्लस S2 होगी क्या, अगर मैं पिस्टन को रिमूव कर दूं तो? अरे गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए तो क्या मैं बोलूं एंट्रोपी भी बढ़ जाती है यहाँ पे।
तो बड़ा सिंपल सा फंडा था इसमें कि एंट्रोपी की केस में आप क्या बोले थे, अरे क्या होता है भाई, क्यू बाई टी होता है ना, क्यू बाई टी होता है। अब क्यू में क्या लिखते हो, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी में क्या होता है बेटा, एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक आइडियल गैस आपने कंसिडर की है, मतलब जो भी गैस होगी उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह सारी बातें आप फिक्स करके रख रहे हो। तो जो वेरी कर रहा है वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स है, जो वेरी कर रहा था वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स है बेटा। अगर आपने पिस्टन को रिमूव कर दिया, गैस आपस में मिक्स होकर नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे उस केस में, तो एंट्रोपी भी सीधा उस केस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बात। चलिए भी लिखा सभी ने, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब बलून फिल्ड विद द हीलियम, बेटा एक बलून है जिसको हीलियम से भरा हुआ है, 32 डिग्री सेल्सियस पे था और 1.7 एटीएम का उसका प्रेशर था। ये बलून फूट जाता है ना। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ द हीलियम कैन बी कंसिडर्ड। बेटा जैसे ही बलून बर्स्ट हुआ, इस टाइम पे एक्सपेंशन ऑफ द हीलियम को आप क्या कंसीडर करते हो भाई, किस टाइप का प्रोसेस होगा ये आपको बताना है। सर पहली चीज तो बलून बर्स्ट हुआ, बलून अगर बर्स्ट होता है तो एक सडन प्रोसेस है। सडन प्रोसेस जो होते हैं वो एडियाबेटिक होते हैं ना। तो क्या हुआ, बलून बर्स्ट हुआ, सडन प्रोसेस था, बिल्कुल हीट को रिलीज चेंज होने का टाइम नहीं मिला, ना तो हीट को वो ले पाया ना हीट वो रिलीज कर पाया। तो जब भी बर्स्टिंग वगैरह का केस आता है वो एडियाबेटिक होता है। लेकिन यहां पे जब बलून बर्स्ट हुआ है तो आफ्टरवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द हीलियम कैन बी कंसीडर्ड एज द, बेटा देखो सीधी सी बात है, बलून का बर्स्ट हुआ, अब यहां पे अगर बलून बर्स्ट हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस है, और जब कुछ समय के बाद हम हीलियम के एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इस केस में हम कंसीडर करते हैं इसको इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ऐसा क्यों हम कंसीडर करें, क्योंकि इस केस में जो एनर्जी थी, एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं ना इसको, तो जो एनर्जी थी उसको अब हम वापस नहीं ला सकते, समझ लो। तो जो एनर्जी थी हम उसको वापस नहीं ला सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, सही है भाई। बलून एक बार बर्स्ट हो गया तो जो एनर्जी है क्या उसको रिस्टोर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना, एक सिंगल प्रोसेस है बेटा, वो रिवर्स नहीं हो सकता वो। सो दैट्स व्हाई इट्स अ इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको हम काट देते हैं, रिवर्सिबल नहीं होगा, इररिवर्सिबल होगा, क्योंकि एनर्जी को भी हम दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचने वाली बात थी। एनीवेज जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट होता है। क्लियर रहेगी बातें सभी को, चलिए भी। सो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल बोलता है हीट इंजन is involved with the exchange of heat of 1915 joule minus 40 joule plus का 125 joule and minus का q joule during one cycle achieving an efficiency of 50%. the value of q is बेटा। यार बड़ा सीधा सा फंडा है, जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट विल बी द टोटल हीट, है ना, जो टोटल वर्क डन होता है, पहले तो वो लिखा डिवाइडेड बाय जो टोटल हीट एक्सट्रैक्ट की थी, और जो आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो सिर्फ पॉजिटिव वाली होती है बेटा, है ना। तो जो टोटल हीट आपने एक्सट्रैक्ट की वो सिर्फ पॉजिटिव वाली होती है। सो जो आपने टोटल वर्क डन किया इट विल बी Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 एंड प्लस का Q4। यहां पे तो आपको जो हीट एक्सट्रैक्ट की है वो प्लस के साथ आ जाएगी, और जो आपने मतलब जो निकल गई है ना, जो रिलीज किया वो माइनस के साथ कर रहे थे। जो टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड है बेटा वो है एक तो Q1 वाला और एक सिर्फ Q3 वाला। पॉजिटिव हीट को ही कंसीडर करना है जो एक्सट्रैक्टेड हुई थी। ठीक है, जो लॉस हो जाती है माइनस के साथ आता है। एनीवेज जब भी इसको आप लिखोगे Q1 की जगह लिखोगे 1915 माइनस का 40 प्लस का 125 माइनस का Q डिवाइड बाय 1915 प्लस का 125। यहां पे इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। एफिशिएंसी कितनी 50% की है, 50% मतलब 50/100 का, यानी कि कहानी बनेगी 1/2 की। सो सॉल्व किया इसको तो 1/2 इज इक्वल्स टू कितना बनता है भाई, वो 1915 माइनस का 40 किया तो यहाँ पे 5 आ गया, 9 10 11 7 से 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1875 में 125 को ऐड किया तो यहाँ पे 5 5 10 होते हैं, 10 होते हैं, ये भी 10 होते हैं, और यहाँ पे एक आएगा 2000 रुपये। सो इट विल बी 2000 माइनस का Q डिवाइडेड बाय, चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1915 प्लस का 125, 1915 प्लस का 125, 5 प्लस 5 10 होते हैं, 2 3 4 हो गया, 9 1 10 हो गया, और यहाँ पे 2040। चलिए भाई क्लियर रहेगी बातें, 2 से काट दीजिए इसको तो इट विल बी 1020। तो दिस कैन बी रिटन एज 1020
20 इक्वल्स टू 2000 माइनस का Q। बेटा सॉल्व करें इसको, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। Q का वैल्यू बनेगा 2000 माइनस का 1020। Q का जो वैल्यू बनेगा 2000 में से माइनस किया जाए 1020 को, तो 0 यहाँ पे आएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 980। सो 980 जूल इज द फाइनल आंसर। सो 980 जूल इज द फाइनल आंसर जो मुझे सी ऑप्शन में मिल रहा है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बातें? नोट किया सभी ने? बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ डायटोमिक गैस विद द रिजिड मॉलिक्यूल्स डज 10 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपैंडेड एट द कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट शुड बी द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। भाई एक डायटोमिक गैस है जो कि कितना 10 जूल का वर्क कर रहा है जब वो एक्सपैंड हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा प्रेशर कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द गैस। बेटा कितनी हीट एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की। कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V होता है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में इसको ऑल्सो लिख सकते हैं NR डेल्टा T। सही है? नहीं, अरे PV इक्वल्स टू NRT। क्या कर रहे हो तुम लोग? और क्वेश्चन में बोला गया ये 10 जूल है। कितनी हीट उसने एब्सॉर्ब करी, यानी कि डेल्टा U मैं निकाल लेता हूं, विच इज गिवन बाय NCV डेल्टा T। मेरे बच्चे यहां पे CV की जगह NFR/2 इंटू डेल्टा T किया। मेरे बच्चे यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डाया एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। सो N इंटू 5R/2 इंटू डेल्टा T। चलो बहुत बढ़िया। NR डेल्टा T का वैल्यू 10 होता है। NR डेल्टा T का वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होता है ना? पक्का? और ये फॉर्मूला गलत लगा दिया ना उन लोगों ने। हाँ ये फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने। ये फॉर्मूला हमने यहां गलत लगा दिया क्योंकि ये CP होगा ना कि CV होगा। NCP डेल्टा T। अब करो सॉल्व। सर CV तो पता होता है FR/2 होगा, लेकिन CP का पता नहीं चलता, तो CP बेटा CV माइनस CP। CP का क्या वैल्यू हो जाएगा फिर? मेयर्स इक्वेशन से पता है ना, ये वाली बातें आती है। प्लस FR/2 1 प्लस F/2 इंटू R। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, सो 1 प्लस 3/2 5/2 इंटू R। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 5 है ना, 7 आएगा, सॉरी यहां पे आएगा 7R/2। CP का वैल्यू, CP का वैल्यू 7R/2 आ जाएगा। ये CP उठा के वहां पुट कीजिए। सो डेल्टा U जो बनेगा इट विल बी गिवन बाय N 7R/2 इंटू डेल्टा T। बेटा 7/2 बाहर निकालिए तो NR डेल्टा T। बेटा NR डेल्टा T का वैल्यू 10 जूल पुट कर सकते हो, तो 7/2 इंटू 10, आंसर विल बी योर 35 जूल। क्लियर है ये बातें? सो व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। Q लिखना है यहाँ पे, है ना, Q लिखना है यहाँ पे, इट्स नॉट डेल्टा U, इट्स Q। हीट एनर्जी जो एब्सॉर्ब की गई थी। सो दिस इज द हीट एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब्ड विच इज इक्वल टू 35 जूल। यही हमारा फाइनल आंसर है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिखा सभी ने? बढ़े अगले सवाल पे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस इज मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोला है, ठीक है। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का जो मिक्सचर है उसका वैल्यू बताइए क्या होगा। बेटा बड़ा सिंपल सा है, CV मिक्सचर अगर आपको निकालना हो, इट इज गिवन बाय N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होता है। अब यहां पे CV1 वाला हो जाएगा, फिर से लिख देता हूं, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बेटा मिक्सचर के लिए यही फॉर्मूला बनता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल्स है हीलियम गैस के,
सो 2 इंटू हीलियम गैस, बेटा हीलियम कितने होते हैं मोनोटॉमिक, सो 3R/2 प्लस 3 मोल्स है हाइड्रोजन के, तो 3 इंटू बेटा हाइड्रोजन H2 होता है, H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो 5R/2 हो जाएगा क्या, ये डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 करना पड़ेगा बेटा, ये 6R/2 और ये 15R/2, तो 6R/2 प्लस का 15R/2 डिवाइड बाय 5 बेटा ये बन जाएगा 21R/2 इंटू 5 यानी कि 2.1R। 2.1R ये क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, मिक्सचर है ना, मिक्सचर का सीवी। R का वैल्यू 8.3 बोला है, सो 8.3 इंटू 2.1, 8.3 इंटू 2.1 करेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 8 6 14 होते हैं, यहाँ पे 7 आएगा, 1 आएगा 2 के बाद, तो 17.43। तो सीवी मिक्सचर जो आ रहा है इट इज योर 17.43 जूल पर मोल केल्विन। बेटा 17.43 कहीं दिख रहा है क्या डी ऑप्शन में, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जल्दी से इसको भी नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर रहेगी बातें सभी को, आगे बढ़े। चलिए भाई अगला सवाल, अ कार्नोट इंजन हैज अ एफिशिएंसी ऑफ 1/6 when the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius its efficiency is doubled, the temperature of the source and the sink are respectively। तो भाई ये कार्नोट इंजन की बात करी जा रही है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 1/6 है बेटा। एफिशिएंसी आपको पता है 1 माइनस का T2/T1 होता है, यहाँ पे T2 जो होगा सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा और T1 जो होता है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर होता है, या रिजर्वायर बोल दूं या सोर्स बोल दूं कोई भी चलेगा। रिजर्वायर यानी सोर्स जो भी हायर टेम्परेचर पे होता है T1 वो ले लेंगे बेटा। यहाँ पे 1/6 इज 1 माइनस T2/T1, तो यहां से T2/T1 का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 1 माइनस 1/6 5/6। सो T2/T1 का जो वैल्यू है वो 5/6 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं और डब्बे के अंदर बंद कर देता हूं। क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आए हैं, उन्होंने बोला है एफिशिएंसी जो है वो डबल हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ईटा हो जाएगा इफ द सिंक का टेम्परेचर मैंने माइनस का 62 कर दिया तो डिवाइड बाय T1। भाई एफिशिएंसी डबल हो जाएगी अगर सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया 62 तक। तो बेटा 2 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस का T2 माइनस का 62 डिवाइड बाय T1। फिर से इसको इधर ले आओ उसको इधर ले आओ, 2 3 जा 6 हो जाते बेटा। सो T2 माइनस का 62 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू 1 माइनस का 1/3, इट विल बी ओ बेटा 4/3। ठीक है तो T2 माइनस का 62 डिवाइडेड बाय T1 जो है वो 4/3 है। इसका एलसीएम ले लें, इधर इसका एलसीएम ले लें, सो इट विल बी T2/T1 माइनस का 62/T1 इज इक्वल्स टू 4/3। मेरे बच्चे T2/T1 की वैल्यू 5/6 है, तो यहां पे लिखा 5/6 माइनस का 62/T1 इक्वल्स टू 4/3, 8/6 भी लिख सकते हैं। तो 62 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू 5/6 माइनस का 4/3। एलसीएम तो 6 ही आएगा, तो 5 माइनस का 8 3/6। नेगेटिव आ रही है क्या वैल्यू 1/3 2/3 बनेगा। है क्या कर रहा हूं मैं, ये 1 माइनस 1/3 इट्स 2/3, गलती हो गई 2/3। टू बाय थ्री 2 to the 4 1/6 1/6। तो मेरे बच्चे 62/T1 1/6 आ रहा है। चलो भाई अगले पेज पे लिखते हैं इसको, 62 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू 1/6। तो बेटा T1 का वैल्यू बनेगा 6 2 12 36 37 372 केल्विन। बेटा ये केल्विन में चलती है कहानी। ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, तो इसमें से आप 273 को माइनस कर देते हो, 372 माइनस का 273 कर लीजिए, सॉल्व करने पे 99 डिग्री आएगा। ये क्या आया T1 पे कौन था, सोर्स का टेम्परेचर है। ये किसका है, ये सोर्स का टेम्परेचर है। सोर्स का टेम्परेचर आया है T1 विच इज 99 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे देखिए सोर्स का टेम्परेचर 99,
ए ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। बाकी सोर्स का टेम्परेचर 124, सोर्स का टेम्परेचर 37 और सोर्स का टेम्परेचर 62 आ रहा है। बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे मेरे बच्चे। सोर्स का टेम्परेचर हमारा 99 है, सिंक का टेम्परेचर अब आपको निकालना है, तो किसी भी एक फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जैसे T2/T1 5/6 था ना, हाँ तो ये कर लीजिए, T2/T1 इक्वल्स टू 5/6 था ना, हाँ तो T2 जो हो जाएगा बेटा 5/6 इंटू 99, चाहो तो काट दो, 3 2 33, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165/2 बेटा ये बनेगा 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10, 82.5। एक मिनट रुको, गलती कर दी क्या मैंने? 5 3 15, 5 से 15 16/2 गलती कर दी यार मैंने। हाय हाय हाय, केल्विन में पुट करना था यार। So T2/T1 equals to 5/6, so T2 equals to 5/6 T1, so T2 equals to 5/6 into T1 की जगह पुट करने जा रहा हूं 372, 6 6 36, 6 2 12, so T2 का वैल्यू 6 5 2 10, 6 5 30, 31, 310 केल्विन आ रहा है। अब चलो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सो 310 में से माइनस किया 273, 10 में से 3 गए 7, यहां पे बचा 10, इधर उधर आया 37, तो इट विल बी योर 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ यहां पे अब आंसर मैच कर गया आपका। मेक श्योर कैलकुलेशन के टाइम पे आप केल्विन में रखेंगे, उसके बाद उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो 99 डिग्री एंड 37 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। मिल रहा है 99 एंड 37। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? लिख लो, ये भी हो गए भी नोट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सो यहां पे हमारे सवाल हो जाते हैं समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि थर्मो की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठी होंगी। बाकी वीडियो दोबारा देखना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrain.com, जहां पे आपको IIT JEE में जाना है, और इधर आपके सारे जो क्रैश कोर्स वाला पार्ट है वो चल रहा है। तो बेटा इसको आप आके ज्वाइन जरूर कीजिए, एक बार आप लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एज बाय हमने जो टारगेट कर रखा है वो है कि एक दिन में हम एक चैप्टर को आपका कंप्लीट करा रहे हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी, एंड थ्योरी में भी हम आपके वो पॉइंट्स ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पॉइंट्स अगर रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कमी रख रहा हूं चीजों में बेटा, जो पॉइंट्स अगर थ्योरी में रह जा रहे हैं तो वो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करा रहा हूं फिर आपके, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि चीजें कंप्लीट नहीं हुई, वो क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट जा रहे हैं वहां पे। फिर तो ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज में कमी रखूंगा, चीजें पूरी रहेगी। थ्योरी में अगर वो चीज डायरेक्टली नहीं होगी तो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन में आ जाएगी, ताकि आपका चीज क्लियर रहे वो, ठीक है। तो आप यहां पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके क्रैश कोर्स के वीडियोस देख सकते हो बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा लेना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो आपका, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने भाई बंधु सखा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचा दीजिए, उनको बोल दीजिए जाके कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे एक धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं क्रैश कोर्स की, और एक दिन का एक चैप्टर जो हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं उससे आपकी जो रिवीजन है बहुत एफिशिएंटली हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारे जो थर्मल फिजिक्स का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए। अगला जो होगा वो कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसी मैटर की होती है, जैसे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।